तमाम लोगों से चर्चा करेंगे जो कि स्वास्थ्य जगत से सरकारी तौर पर, प्राइवेट तौर पर जुड़े हुए हैं। मकसद उनका यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को भिवानी में बेहतर स्थिति दी जाए, उसका प्रभाव प्रदेश तक पहुंचे और वहां से संदेश देश के लिए निकले। लेकिन कोरोना के दौर में और दूसरे स्ट्रेन के इस फिर से नए दौर में क्या उन्होंने उस वक्त किया था, कितनी कामयाबी हासिल की थी और फिर चुनौती कहां उनके सामने खड़ी है, ये सवाल उनसे ही होंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले मेरी सहयोगी सोनल दैया मंच पर आ जाएं, जो कि शो को होस्ट करेंगी। उसके साथ ही डॉक्टर कपिल शर्मा त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक से हैं। डॉक्टर कपिल, आप मंच पर आ जाएं। डॉक्टर गौरव, जो कि SMSG हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर गौरव। डॉक्टर SS धनखड़, जो कि कदम हॉस्पिटल से हैं, आप मंच पर आ जाएं। और डॉक्टर विनोद अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं। अंचल साहब, आप भी मंच पर आ जाएं। सोनल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अतुल जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस सत्र में। स्वास्थ्य सुविधाओं की हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार देखिए इस मंच से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि भिवानी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, बहुत अच्छे तरीके से भिवानी संभला है और उसके लिए आप तीनों ही बधाई के पात्र हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इन तीनों मेहमानों के लिए हो जाएं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज भिवानी को आप एक अच्छे जोन में देख पा रहे हैं, एक सेफ जोन में देख पा रहे हैं। हालांकि नए स्ट्रेन ने डरा जरूर दिया है। मैं शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर कपिल शर्मा जी आपसे। आप त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक से हैं। सबसे पहले तो इस कोरोना काल का ही हम एक रिव्यू करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से किस तरह की चुनौतियां, कैसे देखते हैं आप इस कोरोना काल को। माइक ले लीजिए आप। मैम, कोरोना काल में सबसे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो तो जागरूकता की थी और हमारे शहर में जागरूकता के लिए हमने बहुत काम किया। जब सरकारी तंत्र ने ये कहा कि अभी हमारे पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो हमने अपने हॉस्पिटल्स में जागरूकता के लिए जगह जगह जो है साइनेजेस लगवाए। पेशेंट्स के लिए हमने सैनिटाइज़र की व्यवस्था करी। साथ में हमने अपने पूरे हॉस्पिटल में HEPA फिल्टर इंस्टॉल कराए, शार्प एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल करवाए। साथ साथ इसके हमने नेगेटिव आयन जनरेटर इंस्टॉल कराए, PP किट, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा अधिक महंगी और बहुत ज़्यादा अधिक कॉस्ट में मिल रही थी, जो सरकारी तंत्र के मुहैया कराई जानी चाहिए थी, वो मुहैया नहीं, वो हम लोगों ने अपने से प्रोक्योर की और पेशेंट्स को कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर और सुरक्षित माहौल में वो सुविधाएं दें जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। और हम लोग जैसे NABH प्रमाणित हैं, तो NABH का जो उद्देश्य है पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, उसको हमने डिलीवर किया है। तो बिल्कुल अपने आप में बहुत सराहनीय प्रयास यहाँ पर किए गए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से आप सभी लोगों की तरफ से। डॉक्टर गौरव भी हमारे बीच में हैं, SMSG अस्पताल से हैं। डॉक्टर गौरव नहीं पहुंच पाए हैं किन्हीं कारणों से, इस सत्र में उन्हें हमारे साथ शामिल होना था। कदम अस्पताल से हमारे साथ डॉक्टर SS धनखड़ हैं। डॉक्टर साहब, भिवानी बहुत अच्छे तरीके से संभला है और हमने देखा कि करीबन 6000 से ऊपर केसेस थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि भिवानी पूरे तरीके से एक सेफ जोन में चला गया था, कोई केस यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब फिर से कोरोना के स्ट्रेन ने डरा दिया है। इस चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को देख रहे हैं? सोनल जी, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक हेल्थ से कंसर्न टॉपिक यहाँ पर रखा ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें। पिछली जो फर्स्ट वाली जो वेव कोरोना की जो आई थी, उस टाइम पे हमारे पास शुरू में मूलभूत सुविधाओं की बहुत ही कमी थी, जो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भी। उस टाइम पे जो मेन इशू था लोगों को सेंसिटाइज करने का कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट के लिए उस टाइम पे हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी और हमारे हॉस्पिटल में हमने तो जस्ट कोरोना से पहले ही हॉस्पिटल को स्टार्ट किया था। हमारा 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी NABH हॉस्पिटल है, तो हमारे ऊपर दायित्व ये था कि अवेयरनेस के अलावा हम पेशेंट को ट्रीट कैसे करें। तो उस टाइम पे जब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें कहा कि भाई आप जो है ना एक कोविड सेंटर बनाओ, तो हमारे हॉस्पिटल को जो है ना कोविड डेडिकेटेड सेंटर घोषित किया गया था। तो हमने अलग से जो है बेडेड का इंतज़ाम किया, उसमें ऑक्सीजन युक्त जो बेड थे
उनकी अवेलेबिलिटी थी। सेकंड जो है ना, हमने वेंटिलेटर उपलब्ध किए ताकि पेशेंटों को ट्रीट किया जाए। और मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि फर्स्ट टाइम जब पहला केस जब यहाँ डायग्नोज हुआ था कोविड का, तो पहला ही केस हमारे हॉस्पिटल में आया था और हमने उसको वेंटिलेट किया था और उसके बाद जो पेशेंट को ना रोहतक भेजा गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट द टाइम कि हमने कोरोना के टाइम पे एटलीस्ट एक इनिशिएशन तो किया भिवानी जैसे जो स्थान पे जहाँ पर हेल्थ की जो मूलभूत सुविधाएं उनकी बहुत ही कमी थी। और आने वाली सेकंड वेव के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। हमने अपने सेंटर को डेवलप कर लिया है। अभी हमारा जो टॉप फ्लोर है, 5th फ्लोर है, उसको हमने कोविड सेंटर बना दिया है। वहाँ हमारे पास 18 बेड हैं, तो उनके अंदर जो है ना ऑक्सीजन युक्त और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। कोशिश है कि कोरोना ज़्यादा ना फैले। अगर पेशेंट आता है और पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो वी विल ट्राई कि बेस्ट की भी हम उस पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करें। और चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस मंच से जो स्वास्थ्य योद्धा हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपने आप में एक ये बहुत बड़ी बात है। भिवानी की जनता के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है कि पैंडेमिक से आप घबराएं नहीं। हमारे बीच में डॉक्टर विनोद अंचल हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। और देखिए, एक बात मैं डॉक्टर विनोद अंचल जी के लिए कहना चाहूंगी, ITV नेटवर्क का अपना एक मिशन है। हर बार हम एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से जुड़े हों, शिक्षा के लिहाज से जुड़े हों, हर मुद्दों पर हम काम करते हैं। और ITV नेटवर्क के साथ मिलकर अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काम कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए और डॉक्टर विनोद अंचल जी के लिए। डॉक्टर साहब, देखिए, अगर हम बात करें इस पैंडेमिक की तो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं। बहुत आप लोगों को भी लगा होगा कि जब आप ग्राउंड पर पहुंचे होंगे तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। और चूंकि ये भिवानी जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक तरीके से यहाँ पर लोगों को समझाना, इस महामारी के बारे में बताना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने आप। तो आप इस लिहाज से अगर हम देखें तो कैसे देख रहे हैं, उन लोगों को कैसे समझाया, इस कोरोना महामारी के लिए कैसे जागरूक किया? सबसे पहले तो मैं ITV फाउंडेशन जो नेटवर्क है उसका बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को हमेशा सहभागी रखा। उन्होंने जो समय समय पर जो ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाए और जो कोरोना काल में जब उन्होंने देखा कि भिवानी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और हमने देखा कि लोगों में नकारात्मक सोच उस समय हो गई थी कि अगर हमारे को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई तो ये डॉक्टर क्या करेंगे। तो ITV फाउंडेशन के सहयोग से हमारे हॉस्पिटल ने सबसे पहले पहल की कि हमने 2 वेंटिलेटर हमने सिविल हॉस्पिटल में दिए। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और आगे आए, उसके बाद और संस्थाएं आगे आई, और आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी पहल से आज सिविल हॉस्पिटल में 10 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जिससे लोगों में एक नकारात्मक सोच होकर एक पॉजिटिव सोच है कि चाहे हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो व्यक्ति हमारे जैसे हॉस्पिटल्स में खर्चा नहीं कर सकता उनके लिए वहाँ आज हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। दिस इज़ गुड फॉर भिवानी, नंबर 1। नंबर 2, जो नकारात्मक सोच, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में आपने बताया कि कुछ लोग इस बात को, जो आप लोग जो टीवी के माध्यम से जो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसमें जो डेथ रेशो है वो ओनली 1.75 है आज के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो अभी जो टीवी जब भी खोलते हैं तो न्यूज़ आती है वो लाशें जलती हुई, नकारात्मक जो खबरें आ रही हैं, उससे हम लोग और हमारे जनता वो भयभीत है। उनको पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा देखा जाए, वो लोगों को ज़्यादा उनका इंटरव्यू कराया जाए कि जो लोग इस बीमारी से कोरोना वॉरियर हैं, जो इससे कोरोना से जीत कर आए हैं। 98.25 लोग जो इस बीमारी को हरा कर आए हैं, उन्होंने जो सजगता की है और जो लोग इस चीज़ का अवेयरनेस कर रहे हैं, जो इनकी पालना कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उन संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए, जैसे युवा कल्याण संगठन है, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएँ हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने जा के कैंप लगाए हैं, जिन्होंने मास्क वितरित किए हैं, जिन्होंने लोगों को समझाया है, जो लोगों को आज भी समझा रहे हैं, अपने पल्ले से पैसे लगा के अपने जीवन की बाजी लगा के मास्क वितरित जगह जगह गाँव के झोपड़ियों में जाके सभी राजनीतिक पार्टियाँ, सभी युवा कल्याण संगठन, सभी गैर राजनीतिक संगठन, उन लोगों को मैंने देखा है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं खुद भी गया उनके साथ, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जा के वो मास्क देते हैं, मजदूरों को समझाते हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल हम तैयार हैं, हमारा हॉस्पिटल तैयार है,
जिस किसी को भी अगर आवश्यकता है, अगर जरूरत पड़े तो एक बार जोरदार तालियां देखिए। हम सब मिलकर तैयार हैं। सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर हम सब मिलकर अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हम सब कुछ लगा देंगे। हम मरीज को नकारात्मक सोच मत लो, सब कुछ भिवानी में अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधाएं यहाँ मिलें। हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू फैसिलिटीज़ है, अच्छे अच्छे वेंटिलेटर हैं, क्रिटिकल केयर को डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज हमने स्टार्ट की है, आपके मंच के माध्यम से बनाना चाहता हूँ कि हमने आज यहाँ हमारे हॉस्पिटल में टेली आईसीयू की शुरू की है। जो फोर्टिस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर संदीप दीवान, उनके साथ हमने टेली आईसीयू हर पेशेंट का, हर आईसीयू के बेड का वो राउंड करते हैं और टाइम राउंड हम उसका निवारण करते हैं। तो सब लोग से अपील है कि अपना जो समय समय पर हाथ धोएं, स्वच्छता का बिल्कुल, ध्यान ये रखें। बहुत अच्छी बात है। देखिए मास्क बहुत पहने। सकारात्मक संदेश दिया है यहाँ पर डॉक्टर साहब ने। और देखिए कहते हैं ना कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। धारा प्रतिकूल जरूर है, लेकिन उस धारा से घबराना नहीं है, हमें बहते जाना है। हमारे बीच में डॉक्टर गौरव भी पहुंच चुके हैं SMSG हॉस्पिटल से, माफ कीजिएगा कदम अस्पताल से। मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि एक गेस्ट हमारे बीच में नहीं थे। डॉक्टर गौरव, आपका स्वागत है। और चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना काल पर, कोरोना काल की चुनौतियों पर, स्वास्थ्य पर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पैंडेमिक को? आगे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की तरफ? पहले तो आप सबका धन्यवाद और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस सभा का पार्टिसिपेंट हूँ। कोरोना काल पिछली साल से ज़्यादा इस बार ज़्यादा हैवी है। पिछली बार इतने सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं आ रहे थे, इस बार बहुत सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर केस आ रहे हैं। तो हम भी पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं कोरोना के, और हम चाहते हैं कि जो पूरी पब्लिक है वो थोड़ा घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें और थोड़ी दूरी बना के रखें एक दूसरे से। तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, हम मन से करीब रहें, लेकिन शारीरिक दूरी इस वक्त ज़रूरी है। डॉक्टर कपिल शर्मा, अगर हम देखते हैं इस कोरोना काल को, तो आप लोगों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है और उस बेहतरीन काम का ही नमूना है कि भिवानी आज अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और लगातार एक बहुत अच्छी बात आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रही है, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, आप लोग अपने भिवानी की जनता को इस तरीके से प्रेरणा दे रहे हैं कि वो डरे ना, घबराए ना। और स्वास्थ्य के लिहाज से, एक स्वास्थ्य कर्मी के लिहाज से इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती है। अब आगे आने वाले समय में चूंकि कोरोना वापस आ गया है और नया स्ट्रेन खतरनाक है, लोग बुरे तरीके से डरे हुए हैं और मामले भी पहले दौर की तुलना में अब ज्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। तो इस समय पर किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयारियां कितनी हैं? मैम, अभी जो कोरोना है इसमें अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं जो अलग अलग एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं डेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूं, तो हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि कोरोना, हम लोगों को ओरल कैविटी में मुंह के अंदर काम करना है और कोरोना का जो सबसे एंट्रेंस है वो मुंह के अंदर ही है। तो हमें लोगों को, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम अपना बचाव रखेंगे तो इस बीमारी से जल्दी निकल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, जो हमारी कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, रेस चल रही है, इस कोविड वैक्सीनेशन को हम लगवाएं और इसके लिए नकारात्मक सोच ना डेवलप करें। अगर हम व्हाट्सएप पे देखते हैं तो नेगेटिव न्यूज़ फैल रही हैं, बजाय इसके हम दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करें कि जाके हम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे कोविड वैक्सीन लगवाएं और अपने ओरल कैविटी को स्वस्थ रखें। अगर हमारी ओरल कैविटी स्वस्थ रहेगी तो हमें कोरोना के इफ़ेक्ट्स और सिम्टम्स को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश को हम रेगुलर बेसिस पे अपनी रूटीन, डे टू डे रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। बीटाडिन गार्गल हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जो कोरोना जो है, इसके लिए 1988 में एक रिसर्च पेपर आया था जिसमें क्लोरेक्सिडीन जो है काफ़ी पावरफुल, इसको कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए उसमें रिसर्च पेपर में आया था कि वो उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो सोचिए आप, 1988 में भी हमारे पास उसके प्रिवेंशन के लिए रिसर्च पेपर्स थे।
तो आज हम सब लोगों को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश को, बीटाडिन माउथ वॉश को, दोनों की एफिकेसी कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए इक्वली पोटेंट हैं, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। सुबह उठते हैं हम माउथ वॉश करें, कुछ भी हम खाते हैं माउथ वॉश करें, रात को सोने से पहले करें। अगर हम घर से बाहर जाके आ रहे हैं, अपने घर से बाहर जाके किसी शॉप पे जाके आ रहे हैं, किसी मॉल पे जाके आ रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जाके आ रहे हैं, तो प्रॉपरली अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें, अपनी ओरल कैविटी को जो है हम डिसइंफेक्ट करें। और क्योंकि हाइजीन के लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है इस समय पर। डॉक्टर एस.एस. धनखड़ जी, अगर हम कोरोना काल में टेक्निक की बात करते हैं, हालांकि तो बहुत एडवांस हॉस्पिटल्स हैं, आप लोगों के पास पर्याप्त चीज़ें हैं, लेकिन क्या इस दौर में, कोरोना काल के दौर में कुछ कमी महसूस हुई? लगा कि हाँ ये चीज़ें और होनी चाहिए थी? जिस तरीके की सुविधाओं की बात कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, क्या वो तमाम दावे पूरे होते साबित हुए? लगा सोनल जी, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही कि जो हमारे टोटल पेशेंट्स हैं कोरोना के, उसमें कितने पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे कंट्री में होंगे। उन पेशेंटों में जिनके अंदर सैचुरेशन डाउन नहीं है, जिनके अंदर सिम्टम माइल्ड हैं, उन पेशेंटों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उनको हॉस्पिटल की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम कितनी फैसिलिटी डेवलप कर लेंगे, सभी पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनमें हार्डली 3 या 4% पेशेंट्स को ही वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग ए मेडिकल फैटर्निटी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंट की सेग्रीगेशन, किसको ज़रूरत है हॉस्पिटल की, किसको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट एडमिट होते हैं उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट से हम कितने को ट्रीट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जिन पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा डिटेरियोरेट होती है उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। और लेटेस्ट जो ट्रेंड हमने देखा है, उस ट्रेंड के हिसाब से जो पेशेंट वेंटिलेटर पर जाते हैं उनका प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए बेसिकली जो मेन जो हमारा सेगमेंट है वो ऑक्सीजन सपोर्ट ही है सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर। सेकंड में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट वेव का जो वायरस था, उस वायरस में जो चेंजेस आए हैं जिससे सेकंड स्ट्रेन डेवलप हुआ है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भी 100% जो वैक्सीन जो है ना उसको रोक लेगा। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर 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 एंड बेस्ट। दैट्स माय व्यूज ओनली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे भ्रम लोगों के बीच में है, जिनका दूर होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर विनोद अंचल जी, इस पर कितना काम चल रहा है? वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें। वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है, वैक्सीनेशन के बारे में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जिसको फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लगी है तो सेकंड डोज कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसमें कमी है। जिसको कोविशील्ड लगी है सेकंड डोज उसकी अवेलेबिलिटी में कमी है। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिसको पहले कोवैक्सीन लगा है तो वो सेकंड डोज कोवैक्सीन ही लगवाएगा, वो कोविशील्ड नहीं लगवाएगा। हम सब लोग और वहाँ भी एक ही जगह से हम इंजेक्शन को लेते हैं, लेकिन वहाँ अगर सप्लाई में प्रॉब्लम है तो जो ड्यूरेशन जो 28 डेज़ का है वो डिले हो जाता है, वो एक गलत है। उसको सरकार में सोचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कोरोना की जांच की गति है उसको बढ़ाना चाहिए। आज भी जो जांच है वो कम हो रही है, जांचें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स का आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, वो भी फैला रहे हैं, तो जांच पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 3, जो पेशेंट डिजीज्ड है, जो बीमार पेशेंट हैं, आज आप न्यूज़ चैनल्स में देख रहे होंगे जो एंटीवायरल इंजेक्शन है, रेमडेसिविर है, टिलोसिमाइड है, कुछ और जो इंजेक्शन्स भी हैं, उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। हमारे पास भी दिल्ली से, सूरत से, कहीं से फ़ोन आ रहे हैं कि आप 6 इंजेक्शन अरेंज करा दो, 4 इंजेक्शन अरेंज करा दो। और वो रेमेडी जो इंजेक्शन हैं, इसके बारे में सरकार को आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए कि जहाँ जिसको आवश्यकता है उसको इंजेक्शन्स अवेलेबल होवे। ये सरकार की पहली जिम्मेवारी है कि ये इंजेक्शन कहीं मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा, यह जहाँ बनता है उससे कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में ही जाता है या सिविल हॉस्पिटल में जाता है। तो सरकार को इसकी सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इतना बड़ा देश है, हम इतने बड़े बड़े हेल्थ के बारे में दावे कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित तो कराए। तो दवाई का तो इनका अधिकार है, जनता का, हमारी जनता का एक नेटिव अधिकार है। तो वो 1600 का इंजेक्शन, अभी मैंने देखा कि 350 इंजेक्शन कहाँ ब्लैक मार्केटिंग पकड़े गए हैं। वो
बिल्कुल वो ये बिल्कुल ठीक इंजेक्शन कह रहे सभी हैं का आप। अधिकार कहीं ना है। आज कहीं जो किसी आम को आदमी है वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है अफोर्ड भी नहीं कर तमाम पा रहा है। चीज़ों को। डॉक्टर एस एस धनखड़, किस तरीके से देखते हैं अगर हम बात करें इस टाइम पर कोरोना काल के बीच में लोगों के भीतर बहुत सारे भ्रम पैदा हुए हैं कि कोरोना ऐसे फैलता है, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस टाइम पर चूंकि हम कोरोना के नए स्ट्रेन से लड़ रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए, उन अफवाहों को दूर करने के लिए किस तरीके का मेंटल लेवल लोगों का होना चाहिए और कैसे उस चीज़ से पार पाएं? एज अ डॉक्टर आपकी ओपिनियन क्या कहती है? लोगों की, जनता को अगर एक संदेश दें। मैं बेसिकली यही एडवाइस करना चाहूँगा कि इसका जो मेन जो रूट ऑफ स्प्रेड है वो ड्रॉपलेट से है। जो खांसी आती है उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे स्प्रेड होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि जिस रूम में पेशेंट होता है उसकी एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि वहाँ जो ड्रॉपलेट्स है उसका कंजेशन ज़्यादा ना बढ़े। अगर कंजेशन ज़्यादा होगा तो चांसेज ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, उसके जो भी कंटैक्ट में आएगा उसमें इन्फेक्शन फैलेगा। वन इम्पोर्टेंट। सेकेंड इम्पोर्टेंट, कोरोना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्री डिस्पोज पेशेंट्स हैं जिसमें कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जैसे मान लो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट्स के पेशेंट हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा केयर रखना चाहिए और रूटीन पब्लिक वगैरह में नहीं जाना चाहिए जहां भीड़ भाड़ होती है। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों पर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गौरव, ये जो मामले निकलकर सामने आए हैं भिवानी में, हालांकि चीज़ें बहुत बेहतर हैं दूसरी जगहों के कंपैरिजन में, उसका एक मेन रीज़न आप क्या मानते हैं? लोगों के भीतर अवेयरनेस की कमी है या फिर कोई और ऐसा कारण जो आपको लगता है कि हाँ, भिवानी की जनता को जानना चाहिए, समझना चाहिए? हमारे जो देश की पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ से भी ज़्यादा है और एरिया हमारे पास बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग क्या है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पाते और यहाँ मिलाप भी इतना होता है, फ्रेंड सर्कल हमारा होता है, परिवार से मिलने लोग कितना ही मना कर लो उनको कि आप पेशेंट के पास मत जाओ, फिर भी वो बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी कही जा सकती है। तो लोगों को जागरूक होने की, सचेत होने की बहुत ज़रूरत है। कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे बीच में ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में हमारे साथ शामिल होने के लिए और एक बार फिर से जोरदार तालियां इन स्वास्थ्य योद्धाओं के लिए हो जाएं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज आप भिवानी में एक राहत की सांस जरूर महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।